हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 4 द वैदिक सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेक्चर नंबर 2 भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि वैदिक लिटरेचर क्या होता है, उसमें कौन कौन से वेदास होते हैं। आफ्टर दैट हमने फैमिली सिस्टम एंड डे टू डे लाइफ ड्यूरिंग वैदिक पीरियड समझा और पढ़ा। देन हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। तो हमने इसमें ये पढ़ा था दैट एग्रीकल्चर सबसे मेन ऑक्यूपेशन था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। और हमने जाना था कि वैदिक पीरियड में एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता था। डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ होता था, जैसे हॉर्सेस का होता था, काउस का होता था, डॉग्स का होता था। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल होता था काउ, क्योंकि उसे मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह भी यूज़ किया जाता था। उसका बहुत स्पेशल ध्यान रखा जाता था ताकि उससे कोई चोरी ना कर ले। हॉर्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी वैदिक पीरियड पे। उसे सिखाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी कि चैरियट में उसे कैसे दौड़ना है और एवरीथिंग, कि क्या इंस्ट्रक्शन में वो कैसा रिएक्ट करे, एवरीथिंग। और उसे हार्नेस से बांध के रखा जाता था। चैरियट का यूज़ होता था वैदिक पीरियड में। और जो हॉर्सेस थे वैदिक पीरियड के, वो स्विफ्ट और स्पीडी थे। उसके बाद हमने ये जाना था कि इस पीरियड में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अलावा भी बहुत सारे अदर ऑक्यूपेशंस होते थे, पर धीरे धीरे ये सारे ऑक्यूपेशंस सेकेंडरी हो गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 4 वर्णास: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। वैदिक पीरियड के समय 4 कास्ट हुआ करते थे: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। अ वर्ना वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो जैसे ही वर्णा की बात आती है, उस समय का जो क्लासिफिकेशन था कास्ट का, उसकी बात आती है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता था। आज के समय ऐसा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके नाम पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उन्हें लोअर कास्ट या अपर कास्ट कहा जाता है, बट आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी, पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले के समय सिर्फ जो जो पर्सन जैसा ऑक्यूपेशन करता है, उसे वैसा वर्ना दे दिया जाता था। इन द लेटर पीरियड द वर्नास केम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। पर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि लोगों के जो भी वर्नास थे, वो उनके बर्थ के बेसिस पे डिफाइन होने लगे। मतलब जो बच्चा जिस घर में जन्म लेता था, उसे उस कास्ट का बच्चा या उस कास्ट का पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता था। मतलब ये जो कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे स्टार्ट हुआ था, बट धीरे धीरे ये बर्थ के बेसिस पे होने लगा। दिस गेव राइज टू कास्ट। द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटी ऑन द सोसाइटी। और इसीलिए ये जो कास्ट सिस्टम है, इसका ओरिजिन हुआ, और इस कास्ट सिस्टम ने हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी कर दी। क्योंकि ये माना जाता था कि जो भी बच्चा वैश्य या शूद्र कास्ट में बॉर्न होता है, वो लोअर कास्ट में बॉर्न हो रहा है, और जो भी ब्राह्मण या क्षत्रिय कास्ट में बॉर्न हो रहा है, वो अपर कास्ट में बॉर्न हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। During the Vedic period, certain notions about leading an ideal life had become well established. तो क्या हुआ, वैदिक पीरियड में कुछ अलग अलग नोशंस आए, थॉट्स आए, आइडियाज़ आए कि एक आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए। देयर वर 4 स्टेजेस ऑन आश्रमास फ्रॉम बर्थ टू डेथ। किसी भी पर्सन के लाइफ को 4 स्टेजेस में बांट दिया गया, 4 स्टेजेस ऑफ आश्रमास। किसी के बर्न होने से मरने तक में उसके लाइफ 4 स्टेजेस में हुआ करता था। द फर्स्ट आश्रमा वॉज द ब्रह्मचार्य आश्रमा,
और द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम। तो सबसे पहला जो पीरियड होता था लाइफ का वो होता था ब्रह्मचार्य आश्रमा। ये जो पीरियड होता था इसमें जो बच्चा होता था वो अपने गुरु के साथ रहता था और उनसे सीखता था। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि हमने पहले ही जाना था जो वैदिक पीरियड था वो पैट्रियार्की पीरियड था। पैट्रियार्की पीरियड था मतलब यहाँ पे हमेशा मेल्स को प्रिविलेज दी जाती थी। तो ये जितने भी आश्रमास की बात हो रही है ये सारी सिर्फ मेल के लिए थी, फीमेल्स के लिए ये नहीं था। It was expected that during this period a man would carry out his duties toward his family and society. Okay, हम फर्स्ट पीरियड पढ़ रहे थे ब्रह्मचार्य आश्रमा। अब आता है द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचार्य आश्रमा वॉज गृहस्थ आश्रमा। सो ब्रह्मचार्य आश्रमा का जो पीरियड होता है वो ख़त्म होने के बाद सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है जो होता है गृहस्थ आश्रम। It was expected that during this period a man would carry out his duties toward his family and society with the help of his wife. ये माना जाता था कि ये जो पीरियड होता है गृहस्थ आश्रम का पीरियड, इस समय एक आदमी अपने फैमिली और अपनी सोसाइटी की तरफ उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी करेगा अपनी वाइफ के साथ। द थर्ड स्टेज वॉज वानाप्रस्थ आश्रमा when a man was expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life. इसके बाद जो थर्ड स्टेज आता था वो वानप्रस्थ आश्रमा का आता था जहाँ पे एक आदमी से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने घर के कामों से, सोसाइटी से सबसे अलग हो जाए, किसी सॉलिटरी किसी खाली जगह में जाए और वहाँ जाकर एक सिंपल लाइफस्टाइल में जिए। द फोर्थ स्टेज वॉज द संन्यास आश्रमा। At this stage, the convention was to renounce all relations, lead life in order to understand the meaning of human life and not to stay in one place. तो लास्ट जो फोर्थ स्टेज होता था लाइफ का वो होता था संन्यास आश्रमा। इस लाइफ में, इस स्टेज में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो भी पर्सन इस स्टेज में आ चुका है वो रिनाउंस कर दे मतलब अपने सारे रिश्तों को वो छोड़ दे और कहीं जाकर एक लाइफ जीने लग जाए जहाँ वो इस चीज़ की खोज में लग जाए कि ह्यूमन लाइफ हमें क्यों दी गई है और एक प्लेस में वो ना रहे, अलग अलग प्लेसेस में जाए, अपनी ह्यूमन लाइफ के बारे में वो जाने। मतलब ऑल ओवर फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ में ये कहा जाता था कि वो वर्ल्ड को छोड़कर भगवान के शरण में चला जाए। नाउ हम जानते हैं रिलीजियस आइडियाज़। इन द रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ Vedic period, forces of nature such as sun, wind, rain, lightning, storms and rivers were given the form of deities. तो जो वैदिक पीरियड के रिलीजियस आइडियाज़ थे उसमें सन को, विंड को, बारिश को, लाइटनिंग होने को, स्टॉर्म होने को, रिवर्स को, सबको भगवान माना जाता था। Vedic compositions pray them to become life-giving forces. और जितने भी उस पीरियड के लोग थे वो सब उनकी प्रेयर करते थे। The Vedic people put offering into yajna fire to please them. और जितने भी यज्ञ होते थे उन सारे यज्ञ में जितने भी वैदिक पीरियड के लोग थे अलग अलग ऑफरिंग्स देते थे जो ये माना जाता था कि वो उनके पास जा रही है, जो भी उनके भगवान थे। These offerings were called हवी। ये जो ऑफरिंग्स होती थी इन्हें हवी कहा जाता था। Yajna is the act of offering havi in the fire. Initially, the yajna rites were simple. Later on, the rules of yajna became harder and harder. The importance of priest went on decreasing. क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो यज्ञ था वो बहुत सिंपल था। सिर्फ हावी मतलब अलग अलग जो ऑफरिंग्स थी, जैसे नारियल होता है
या फूल होते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनसे हम हवन करते हैं, उन सबको फायर में डालकर ये माना जाता था कि वो भगवान के पास जा रही है। तो ये रूल्स फॉलो होते थे, पर स्लोली एंड स्लोली ये होने लगा कि धीरे धीरे जितने भी रूल्स हैं वो हार्डर एंड मोर हार्डर होते गए, और इसी कारण से धीरे धीरे प्रीस्ट की जो पोजीशन थी वो सोसाइटी में डिक्लाइन होने लगी। लोग पूजा पाठ से दूर जाने लगे क्योंकि उन्हें ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगने लगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल सिस्टम। उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैड हेड नोन एज ग्रामानी। वैदिक पीरियड में एक विलेज का हेड होता था जिसे ग्रामानी कहा जाता था। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड अ विश हुज हेड वॉज कॉल्ड विशपति। और अलग अलग ग्रुप ऑफ विलेजेस में एक हेड बनाया जाता था, एक ग्रुप बनाई जाती थी जिसे विश कहा जाता था, और उसका जो हेड होता था उसे विशपति कहा जाता था। सेवरल विश फॉर्म्ड अ जना। और बहुत सारे गांव के अलग अलग जो ग्रुप्स होते थे वो सब मिलकर एक जना बनाते थे। लेटर व्हेन द जना सेटल्ड इनटू स्पेसिफिक रीजन इट केम टू बी नोन एज जनपद। और जब अलग अलग ये जो ग्रुप्स थे विश के, जिसे हम जना कहते थे, ये सब साथ में रहने लगे तो इसे हम जनपद कहने लगे। द हेड ऑफ द जना वॉज नोन एज नृपा और राजा। और फिर जब ये सारे एक साथ रहने लगे, एक जनपद का फॉर्मेशन हुआ, तो उस जनपद का जो हेड हुआ उस हेड को नृपा या राजा कहने लगे। The main duties of the king were to protect the people, collect taxes and run the administration efficiently. तो आप देखिए जिस समय राजा का कॉन्सेप्ट आया, कितनी सिंपल सी चीज़ थी कि एक राजा को सब मिलकर मतलब हेड चुना जाता था, और वो जो हेड होता था उसका काम भी बहुत सिंपल था। उसका काम सिर्फ इतना सा था कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे किसी भी एनिमी से। नेक्स्ट काम था कि लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करे। क्यों टैक्सेस कलेक्ट करे? ताकि उन जो भी टैक्सेस उसने कलेक्ट किए हैं वो लोगों के ही अच्छाई के लिए, लोगों के ही हेल्प करने के लिए यूज़ किए जा सके। पर स्लोली एंड स्लोली ये सारे जितने भी पावर्स एक किंग को दिए गए थे, ये सारे पावर्स मिसयूज़ होने लगे। In order to run the administration smoothly, the king appointed various officers. और क्योंकि किंग अकेले इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकता था, इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स, अपने अपने जो भी जनपद है उसे सेफ रखना, बहुत सारी ड्यूटीज़ थी, टैक्स कलेक्ट करना, वो एक एक घर जाकर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए किंग्स भी अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट करने लगा। द पुरोहित priest and the सेनापति of the army were officers of special importance. जो प्रीस्ट रहता था, पुजारी रहता था, जिसे कि पुरोहित कहा जाता था, और जो सेनापति रहता था आर्मी का, ये ऐसे ऑफिसर्स थे जिनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी एक किंग के कोर्ट में। द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड द टैक्सेस वॉज नोन एज भागदुक। वो ऑफिसर जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था उसे भागदुक कहा जाता था। भाग मीन्स शेयर। द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ जना वॉज कॉल्ड एज भागदुक। तो भाग मतलब होता है शेयर। तो वो आदमी जो किंग का शेयर, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन में से लेता था, मतलब टैक्सेस कलेक्ट करता था, उसे भागदुक कहा जाता था। There were 4 institutions who guided the king. ऐसे 4 इंस्टीट्यूशंस होते थे जो किंग को एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करते थे। सभा, समिति, विधात एंड जना। ये 4 इंस्टीट्यूशंस थे, सभा, समिति, विधात और जना। द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग। और जो भी लोग थे उस जनपद के, वो सब एक किंग की हेल्प करते थे हर तरह की चीज़ों में। वुमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विदात।
और वहाँ की जो फीमेल्स थी वो भी सभा जब होती थी, विदात जब होता था, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, इनके अलग अलग काम थे, ये सब चीज़ें जब होती थी इसमें भी हेल्प करते थे. द सभा कंसिस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट वेयर एज द समिति वॉज अ जनरल बॉडी ऑफ द पीपल. जो सभा थी उसमें उस सीन उस स्टेट के जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते थे वो सारे आते थे, और जो समिति होती थी वहाँ पे नॉर्मल जो लोग होते थे वो आया करते थे. लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट्स स्मृति एंड पुराणास वर कंपोज्ड. और धीरे धीरे आगे जो वेदास लिख रहे थे वो लोगों ने स्मृति, पुराणास, ये सारे चीज़ें भी लिखी. After a period of time, the religious stream based on the Vedas, Smriti, Puranas and local traditions came to be known as Hinduism. और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि ये जो रिलीजियस स्ट्रीम्स थी, ठीक है, रिलीजियस स्ट्रीम्स मतलब आता है कि रिलीजन के बेसिस पे जो ट्रेडिशंस फॉलो होते थे, कल्चर फॉलो होते थे, रिचुअल्स फॉलो होते थे, और इनकी ये जितनी भी फॉलो होते थे किसके बेसिस पे फॉलो होते थे, वेदास के, स्मृतिस के, पुराणास के, लोकल ट्रेडिशंस जो भी होते थे, इन ये सारी चीज़ें एक रिलीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं. Along with the Vedic stream, there were other religious trends which took a different position from the Vedic one regarding yajna rites and the varna system. कुछ और भी अलग अलग रिलीजियस ट्रेंड्स थे, जैसे हमने इस चैप्टर में यज्ञ के बारे में जाना, कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स जाने, पर और भी कुछ अलग रिचुअल्स थे जो फॉलो करते थे दूसरे रिलीजन्स के लोग, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे. थैंक यू.